नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मांगलिक दोष के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मांगलिक दोष आखिर होता क्या है और इसके क्या क्या प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पे पड़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा लगन चार्ट है कुंडली का। जब भी आपने किसी भी दोष की या योग की व्याख्या करनी है तो हमेशा आपको लगन चार्ट को सबसे पहले देखना है। हमारे लगन चार्ट में ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर इस प्रकार मौजूद हैं। इसके अंदर ये राशियां भी हैं, मेष राशि, वृष राशि, ऐसे करके ये 12 राशियां, यहाँ तक मीन राशि तक। और आपके लगन चार्ट में ज़रूरी नहीं है कि पहले घर में मेष राशि ही हो, कोई भी राशि हो सकती है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी एक राशि इस घर में आ सकती है। तो मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, ये जानने के लिए हम मंगल की स्थिति को देखेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर पहले भाव में मंगल बैठा है और उसके ऊपर किसी भी बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और इस दोष का कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ सकता है। दोस्तों, पहले घर का मंगल किस प्रकार से हमारे कुंडली में मांगलिक दोष बनाता है और वैवाहिक जीवन पे असर डालता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब अगर हम यहाँ देखें तो पहले घर से 1, 2, 3, 4 चौथे घर पर चौथी दृष्टि मंगल की जाती है। दोस्तों, कुंडली का चौथा घर हमारे वैवाहिक सुख से संबंध रखता है। यदि मंगल की दृष्टि चौथे घर पे पड़ जाए तो वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर पति और पत्नी में अनबन होती रहती है और ये छोटी छोटी अनबन कई बार बड़ा रूप भी ले लेती हैं। इस प्रकार से मांगलिक दोष का हमारे वैवाहिक जीवन पे असर पड़ता है। अब हम देखेंगे 7वां घर। यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से सीधा 7वें घर पे दृष्टि डालता है। दोस्तों, मंगल एक बहुत गर्म प्लैनेट है और यदि किसी भी जातक की कुंडली के लगन चार्ट में मंगल पहले घर में होता है तो उस जातक को बहुत गुस्से वाला बना देता है। और इसकी दृष्टि भी यदि 7वें घर में पड़ जाए तो 7वां घर हमारा पति या पत्नी से संबंध रखता है, तो इसका असर बिल्कुल वैसा ही आएगा। पति या पत्नी का जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा होगा और इस पहले घर के मंगल का प्रभाव कई बार इतना बढ़ जाता है कि या तो शादी में विलंब हो जाता है या शादी होने के बाद शादी टूटने की भी नौबत हो जाती है। दोस्तों, अब हम मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि की बात करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि हमारे कुंडली के 8वें घर पे पड़ती है। कुंडली का 8वां घर हमारे जीवन साथी की उम्र से संबंध रखता है। यदि मंगल का प्रभाव 8वें घर पर हो तो हमारे जीवन साथी की उम्र पे प्रभाव पड़ता है। कई बार समय से पहले संबंध विच्छेद होते भी देखा गया है। इसलिए पहले घर के मांगलिक दोष का हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताए पहले भाव में यदि मंगल बैठा हो तो किस प्रकार मांगलिक दोष का निर्माण करता है और इस मांगलिक दोष के कारण किस प्रकार वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। अब यदि मंगल कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो तब भी मांगलिक दोष का निर्माण करता है। ये कुंडली का चौथा भाव है। यदि मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ा है तो ये भी एक मांगलिक दोष का निर्माण करता है।
अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि चौथा घर हमारे वैवाहिक जीवन के सुख से संबंध रखता है। यदि मंगल इस भाव पे अपना बुरा प्रभाव डाले तो वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। अब यहां से दोस्तों हम देखेंगे कि मंगल की दृष्टियां कौन कौन से घर पे पड़ती हैं। 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। जैसा कि पहले भाव के मंगल के साथ था, वैसा ही चौथे भाव के मंगल के साथ है कि उसकी एक दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है। तो वही प्रभाव जो मंगल की दृष्टि के 7वें घर पर होते हैं वो भी यहीं पर आपको दिखाई देंगे। जो हमारा जीवन साथी है वो काफ़ी गुस्से वाला हो सकता है और इसी वजह से छोटी छोटी अनबन भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। दोस्तों मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ती है। ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस कारण भी वैवाहिक जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। खासकर यदि 11वें घर पे मंगल की दृष्टि पड़े, 11वां घर हमारी जीवन की इच्छा पूर्ति से संबंध रखता है और यदि मंगल चौथे घर से 11वें घर पे दृष्टि डाले तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति होने में असमर्थता हो जाती है और इसलिए ये मंगल बड़ा अशुभकारी फल प्रदान करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 7वें घर के मंगल की। दोस्तों 7वें घर का संबंध सीधे तौर पर हमारी मैरिज लाइफ से होता है, शादीशुदा जिंदगी से होता है और इसमें यदि मंगल बैठ के बुरा प्रभाव दे तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करेगा। ये स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा प्रभावकारी होती है क्योंकि मंगल की स्थिति 7वें घर में अच्छी नहीं मानी जाती। और यहां से देखेंगे कि मंगल की चौथी दृष्टि 10वें घर पे पड़ती है, 7वीं पहले घर पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि दूसरे घर पे पड़ती है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि जो पहले घर पे पड़ती है वो सीधे तौर पे जातक के स्वभाव पर असर डालती है और इसीलिए वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो दूसरे घर पे पड़ती है ये विवाह के बाद बच्चों के जन्म में परेशानी उत्पन्न कर सकती है क्योंकि दूसरे घर का संबंध हमारे परिवार से, कुटुंब से होता है, हमारी फैमिली की ग्रोथ से होता है और यदि मंगल की दृष्टि दूसरे घर पे पड़ जाए तो कहीं ना कहीं फैमिली ग्रोथ में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 8वें घर के मंगल की। दोस्तों 8वें घर का मंगल भी मांगलिक दोष का निर्माण करता है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 8वां घर हमारे जीवन साथी की उम्र से संबंध रखता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें 8वें घर के मंगल की वजह से जीवन साथी को शारीरिक कष्ट और रोग कष्ट होता है। कई बार तो जीवन साथी से बिछड़ना भी पड़ता है। तो 8वें घर का मांगलिक दोष इस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों हम यहाँ पर 8वें घर के मंगल की दृष्टियां देखेंगे कहाँ कहाँ पड़ती हैं। चौथी दृष्टि हमारे 11वें घर पे पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया 11वां घर हमारी इच्छा पूर्तियों का होता है। यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि विवाह से संबंधित इच्छाओं में कमी आती है। और मंगल की 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दूसरा घर हमारे परिवार की ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ से संबंध रखता है और ये मंगल बच्चों की संख्या में कमी ला सकता है और यदि बच्चों से रिलेटेड अच्छे योग ना हो तो ये मंगल और भी दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। अब दोस्तों 12वें घर के मंगल की बात करेंगे। यदि 12वें घर में मंगल स्थापित हो आपकी कुंडली में, वो भी एक मांगलिक दोष का निर्माण करता है। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में मंगल स्थापित है तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। यदि 12वें घर में मंगल बैठा हो तो पति और पत्नी के झगड़े
अक्सर बेडरूम में होते हैं। 12वें घर के मंगल की वजह से शादी में शारीरिक सुख की कमी रहती है, इसलिए 12वें घर के मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया। दोस्तों, तो ये मांगलिक दोष से उत्पन्न होने वाली समस्याएं जिसका मैंने आपके सामने विवरण किया, परंतु यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो देखना बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे कि हमने लगन कुंडली से देखा कि मंगल कहाँ कहाँ स्थापित है और किस प्रकार ये मांगलिक दोष का निर्माण करता है। यही स्थिति हमें चंद्र कुंडली से भी देखनी होती है। दोस्तों, मंगल की स्थिति अभी तक हम लगन से जांच रहे थे, यही स्थिति आपको चंद्र कुंडली से भी जांचनी है। चंद्र से पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि मंगल बैठा हो तो वो भी मांगलिक दोष का निर्माण करता है। हमारे कई विद्वानों का ये भी मत है कि शुक्र से भी मंगल की स्थिति को जांचना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से मंगल की स्थिति को जांच लिया जाए तो 99% हमें पता लग जाता है कि मांगलिक दोष है या नहीं। दोस्तों, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि मंगल की शुभता और अशुभता को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मंगल अशुभ हुआ तो ये जरूर आपको अशुभ फल देगा, लेकिन यदि मंगल शुभ हुआ तो ये अपने बुरे फलों में कमी करेगा। दोस्तों, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पे पड़ेगी और अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ेगी तब भी मांगलिक दोष का असर बहुत कम हो जाएगा आपकी कुंडली में। परंतु यदि बुरे ग्रहों की जैसे राहु और शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ती है तो मांगलिक दोष का भी प्रभाव बढ़ जाएगा। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, केंद्र में मंगल यदि अपनी राशि में बैठा हो, पहले घर में, चौथे घर में या 7वें घर में अपनी राशि का या उच्च का मंगल बैठा हो तो ये रोचक योग का भी निर्माण करता है। ये मंगल आपके जीवन में कई लाभ भी प्रदान करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मंगल रोचक योग बनाए तो ये मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो ये थी मंगल की कुछ स्थितियां जिनके कारण मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बनता है और आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डालता है। मेरी आपको ये राय है कि शादी से पहले अपनी मांगलिक दोष की जांच अवश्य करवाएं और किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिष से इसका निवारण भी करवाएं। आज हमने मांगलिक दोष की चर्चा की और मैं जल्दी ही अपने दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।